बहू। जनक पेशे से एक बहुत अच्छी वकील थी, लेकिन कहते हैं ना, बहू कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, सास के सामने तो भीगी बिल्ली ही होती है। अरे जनक, क्या बात है, आज रोटी नहीं मिली अभी तक। ये तेरा कोर्ट नहीं है जो आज फैसला ना हुआ तो कल की तारीख मिल जाए। रोटी तो रोज वक्त में चाहिए। हाँ माँ जी, रोटी तो कब की बन गई। मैंने आपको कहा तो खाना खाने के लिए, आपने शायद सुना नहीं होगा। ओहो, जज नहीं हूं मैं तेरे कोर्ट की, सास हूं सास। कोई दलील फालतू की मत देना यहाँ। बहुत जानती हूं मैं इन वकीलों को, अपनी बात ऊपर रखने के लिए झूठ बोलने में जरा भी नहीं सोचते। तभी वहां जनक के ससुर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों बेचारे के काम को कोसती रहती है हमेशा। मैं भी तो था वहां जब ये आई थी तुझे रोटी खाने को बुलाने के लिए। सास को तो अब गुस्सा आ जाता है कि कैसे किसी ने बहू की साइड ले ली। अरे वाह जी वाह, वो तो मैं जानती थी कि कोई ना कोई गवाह तो ये पेश कर ही देगी। पर मैं तो अब सीधा खाना खाकर सोने जाऊंगी। मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की। पता नहीं कैसे ये वकील इतना दिमाग लगाकर खुद तो झूठ बोलते ही हैं, साथ में झूठे गवाह भी ले आते हैं। जनक को सास के ताने सुनने की अब आदत सी पड़ जाती है। एक दिन जनक वकील की ड्रेस पर काला कोट पहनकर कोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि अरे कहाँ चली काला कौवा बनकर। टोक दिया ना। अब कोर्ट तो वकील वाली ड्रेस पहनकर ही जाऊंगी ना। वाह भाई वाह, दामिनी तो मैंने भी देखी है। सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पहना था और कहा था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मतलब कि कोई बात करनी है तो बोलिए, वरना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए। अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने, सारा दिन वकीलों वाली बहस करती है भोली भाली सास के साथ। अच्छा सुन, जो इतनी बहस मेरे आगे करती है ना, जरा अपने बॉस से कर ले, जो 1 साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिए। अंदर जा और लाल कोट पहन कर आ, पता तो चले कि नई नवेली शादी हुई है। अरे माँ जी, कोर्ट में मेरा बॉस क्या करेगा? ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकीलों के लिए। लेकिन सास तो ठहरी सास। अच्छा, तो कोई जरूरत नहीं है 2-4 साल कोर्ट जाने की। शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाजत दे दूंगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की। अब क्या था, मन मारकर जनक को लाल रंग का कोट पहनकर कोर्ट जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद आहा, बढ़िया, ये पूरे देश की ड्रेस की बात करने वाली। अरे पहना दिया ना लाल कोट। अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती या फिर उसका काम छुड़वा देने की धमकी। तंग आकर एक दिन जनक पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि कोर्ट जाना बंद ही कर दूं। अरे क्यों यार, इतना अच्छा करियर है, क्यों छोड़ने की सोच रही हो? अरे लाल रंग का कोट पहनकर जाना पड़ता है। हर बात पर सास ताना देती है कि वकील तेज होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, झूठी दलीलें देते हैं। अरे तो ठीक है ना, वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है, लेकिन तुमको तो पता है ना कि सच्चाई क्या है। जनक को पति की बात से हौसला मिलता है कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते हैं। अरे आइए पंच साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, सुना है कि आपकी बहू वकील है। तभी वहां सास आ जाती है। हाँ है तो, लेकिन क्या हुआ, फिर कहीं बहस कराई क्या? अरे हम तो खुद दुखी है उसके व्यवहार से। अरे भाभी जी, आपको तो पूरा मोहल्ला जानता है कि आप कितना बोलती है। फिर हम यहाँ बहू रानी की कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपनी परेशानी लेकर आए हैं। ससुर जी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी बहू को बुलाता हूँ। जनक वहां आती है, सबको नमस्ते करके बैठ जाती है। बहू रानी, हमारे गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंधों पर है। अरे ना ना, इससे तो घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, ये गांव की जिम्मेदारी क्या लेगी? भाभी जी, आप चुप हो जाओ, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। आप जाओ, जरा रसोई से सबके लिए चाय लेकर आओ। मैं कॉफी लूंगी। हाँ हाँ, वकील साहिबा के लिए कॉफी। सास सर पैर सब पटक कर वहां से निकल जाती है। बहू, गांव में पानी नहीं आ रहा है, पड़ोसी राज्य ने हमारा पानी रोक रखा है।
इसका मामला तो बड़े कोर्ट में चलेगा पंच जी, लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्य हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है। अब आधे गांव में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बहुरानी। अच्छा पंच साहब, बात गांव की है तो मैं जरूर केस लड़ूंगी। यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है। अरे वाह जी वाह, ये काम करवा लो, आप हमारी बहू से बहुत अच्छा करती है। मैं हूं सीधी सादी सास। इस लड़की ने कैसे लड़ लड़ कर मुझे साइड कर रखा है, ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अरे भाभी जी, आपकी आवाज तो पूरे गांव को सुनाई पड़ती है जब आप बहू रानी को सुंदर वचन सुना रही होती हैं। अरे वकील बहू मिली है, फक्र करो फक्र। हाँ जी हाँ, सारी फकर तो हम लोग ही करें। खैर, अब जो केस लड़ेगी और पानी गांव में आ जाता है तो पंच साहब लिख कर देना होगा कि हैंड पाइप में सबसे पहले मेरी बाल्टी और घड़ा भरेगा। अरे फिर तो हम बहू रानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहू, गांव के पास अभी वकील करने की भी पैसे नहीं है तो। अरे पंच साहब, ये मेरे गांव का मामला है, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबके जाने के बाद झनक मन लगाकर गांव की परेशानियों को दूर करने में लग जाती है। और वो दिन भी आता है कि झनक केस जीत जाती है। अरे आज तो प्लम्बर आकर घर तक पाइप लगा गया है। खुश हो जाओ, मेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा। मॉडल बहू, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मुझे आपसे नहीं, बस उस फोटो से प्रॉब्लम है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। अरे इतनी सी बात और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट। ये इतनी सी नहीं, मेरी करियर की बात है। मैं मॉडल हूं और मेरी इंडस्ट्री में कोई भी एक शादीशुदा मॉडल के साथ काम करना नहीं चाहता, इसीलिए अभी के अभी उन फोटो को डिलीट करो। नैना के गुस्से में ऐसा बोलने पर रोहित सोशल मीडिया से अपनी और नैना की सारी फोटो डिलीट कर देता है। नैना एक मॉडल है जिसकी शादी रोहित से होती है, पर उसे हमेशा हर चीज से पहले सिर्फ मॉडलिंग ही दिखाई देती है, इसीलिए वो इसके आगे अपनी शादी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। एक रात नैना तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। अरे इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाइट क्लब। बहू, इस तरह रात भर घर की बहू का बाहर रहना सही नहीं है। ओ प्लीज, ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें। मेरे प्रोफेशन में नाइट क्लब एंड पार्टीज नॉर्मल है। ऐसा बोलकर नैना घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह घर वापस आती है, जहां उसकी सास सुबह सुबह घर की सफाई कर रही होती है। ओहो मम्मी, आप तो बहुत जल्दी उठ जाती है। चलो अच्छा है, मैं चली सोने। जब पूरी दुनिया के उठने का समय है तब तुम्हें सोना है, भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है? नॉट अगेन मॉम, मैं आप और आपकी इन बातों से टायर्ड हो गई हूँ। अगर आपको ये सब सहन नहीं करना था तो रोहित की शादी एक मॉडल की बजाय किसी साधारण लड़की से करानी थी ना। सास को ये सब बोलकर नैना सोने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा शाम को कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास और रोहित बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। नैना भी उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहां सारा तेल वाला खाना देखकर वो गुस्से में भड़क जाती है। ये सब क्या है मॉम? आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड ही खाना होता है, नॉट लाइक यू। फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया। बस नैना, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिल्ला रही हो। इतनी दिक्कत है तो खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? पर बनाओगी कैसे? तुम्हें तो मॉडलिंग, पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं ना। मेरे भैया भाभी ने मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। मैंने जब जो मांगा वो मिला और इन्हें देखो, खाने के नाम पर कितनी बातें सुना दी। बस बहुत हुआ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। नैना गुस्से में तुनकते हुए बैग पैक करके घर छोड़कर अपने भैया के घर पहुंच जाती है, जहां उसकी भाभी खुशी से नैना का स्वागत करती है।
अरे क्या बात है नैना, ना कोई खबर ना रोहित साथ में, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई, दोबारा कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर नैना घर में आकर मजे में सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे ठाठ बाट से अपने मायके में रहने लगती है, जहां उसकी भाभी सारा काम करती और नैना अपनी मॉडलिंग प्रोजेक्ट करते हुए बस मौज में बैठकर खाती। नैना, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? बस उन्हें मेरा लेट नाइट पार्टी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नैना की बात सुनकर उसकी भाभी हैरानी से उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे नैना बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर मॉडल हूं तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना, काम में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा। तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैठने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो। नैना पहले तो घर के काम का नाम सुनकर नाक चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक कोई काम न होने पर बोर होकर अपने आप भाभी की मदद करने पहुंच जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी भाभी नैना को घर का काम करने के साथ सारा खाना बनाना भी सिखा देती है। एक रात नैना और उसके भैया भाभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पता है, आज का सारा खाना नैना ने बनाया है, मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है। मानना पड़ेगा नैना, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड जो है, मॉडलिंग और घर दोनों एक साथ बखूबी संभाल सकती है। और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिक्कत ही क्या। मेरी बहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भैया की बात सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है। भैया, मम्मी और रोहित ने कभी मुझे मॉडलिंग करने से रोका नहीं। वो तो हमेशा हर चीज़ अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही। मम्मी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझसे बस थोड़ी मदद की उम्मीद करती है, पर उसकी जगह मैं उन्हें उल्टा बोलती रही। गलती मेरी है भैया, मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। जानकर खुशी हुई बहना कि अब मेरी छोटी सी बहन समझदार भी हो गई है। इसके बाद नैना अपने ससुराल वापस आकर रोहित और अपनी सास से माफ़ी मांगती है और बाद में खुशी खुशी अपना मॉडलिंग और घर संभालते हुए ससुराल में रहने लगती है। पिंकी के पति कमलेश की दुकान पर गांव का गुंडा जग्गू दादा आता है और धमकी देकर जाता है कि अगर उसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो वो दुकान तोड़ देगा। घर में सभी परेशान होते हैं। अरे सत्यानाश हो उस जग्गू का, अच्छा खासा लड़का था, पता नहीं क्यों गुंडागर्दी करने लगा। किसी की भी जमीन हड़प लेता है और अब हमारी दुकान के पीछे पड़ा है नास पीटा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे बेटा, मैं तो कह रही हूं कि 1 लाख रुपए दे दो और छुट्टी पाओ इस जग्गू दादा से। नहीं माँ, मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे दे दूं? मैं तो 1 रुपया भी नहीं देने वाला उसे। अरे पैसा तो दोबारा भी कमा लेंगे, पर जान है तो जहान है। नहीं पिताजी, मैं नहीं दूंगा पैसे, मैंने फैसला कर लिया है। पिंकी कमरे में आकर सोचने लगती है, मेरे पति के ऊपर ये कैसी मुसीबत आ गई है। हे भगवान, क्या करूं मैं? तभी उसे जादुई पत्थर से आवाज सुनाई देती है, दन दना दन 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 दन, जो चाहे वो तू बन। अरे हाँ, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, मेरे पास तो जादुई पत्थर है, पर मैं क्या करूँ? जग्गू दादा तो बहुत बड़ा गुंडा है, उसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगी? पर मुझे ये करना ही होगा। पिंकी प्लान बनाती है और उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया वो सबको बताती है। सुनिए, मेरे पास एक प्लान है, आप जग्गू दादा को पैसे देकर उन्हें घर पर खाने पर बुलाइए। सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं। लो,
और सुनो, अरे वो तुम्हारे दूर के चाचा नहीं है जिसको खाने पर बुलाया जाए। जग्गू दादा है, इस गांव में सबसे अमीर और एक नंबर का गुंडा। ओफो सासू माँ, मैं जो कह रही हूँ वो करके तो देखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि कल के बाद जग्गू दादा हमें कभी परेशान नहीं करेगा। पिंकी के कहने पर कमलेश जग्गू दादा को रुपए देता है और उसे अपने घर खाने पर बुलाता है। अरे भाई मानना पड़ेगा कमलेश, काफी तरक्की कर लिया है तुमने। 1 लाख रुपए तो बड़ा ही कम डोनेशन था। जग्गू दादा सोफे पर बैठता है और सबसे मिलने लगता है। अरे भाई लता मौसी, ठीक तो हो ना? सुना है घुटने में बहुत दर्द रहता है। हाँ बेटा, पर तुझे कैसे पता चला? अरे जग्गू दादा सारे गांव की खोज खबर रखता है, और वैसे भी मेरी माँ और आप तो बचपन की सहेलियां थी ना, तो आप तो हमारी माँ सी हुई। मौसी कहकर 1 लाख रुपए का चूना लगा रहा है कमबख्त। तभी बेल बजती है और कमलेश दरवाजा खोलता है तो सब दंग रह जाते हैं। अरे एमपी साहब, आप आइए आइए। आप कमलेश को कैसे जानते हैं? अरे भाई, कमलेश हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं और मैंने सुना है कि आप इनकी दुकान हड़पना चाहते हैं। इनसे चंदा भी मांगते हैं आप। अरे एमपी जी, वो तो बस थोड़ा धंधे में मंदी चल रही थी तो गांव वालों से थोड़ी मदद मांग ली। देखो जग्गू दादा, होंगे दादा तुम अपने घर के, ये हमारे पहचान के लोग हैं। इनके साथ तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सीधा जेल में डाल देंगे, समझे? फिर वहां बाकी कैदियों से चंदा मांगते फिरोगे क्या? जग्गू घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है। जी जी एमपी जी, समझ गए हम, चलते हैं। हमें माफ कर दो कमलेश बाबू। अरे बेटा, खाना तो खा लेता। अरे जग्गू। जग्गू दादा को भागता देख एमपी के रूप में बदली पिंकी हंसने लगती है और सब एमपी के पास आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आपको कैसे पता चला एमपी साहब कि जग्गू हमें परेशान कर रहा था? आपकी बहू पिंकी है ना, बड़ी ही समझदार है। वो मेरे ऑफिस आई और मुझसे मदद मांगी। क्या पिंकी ने यह सब किया? पिंकी अपने रूप में वापस आ रही होती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरा मतलब है। अरे ऐसे कैसे, आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते। आइए आइए। नहीं, फिर कभी मुझे जाने दीजिए। पिंकी भागती है। अरे इन्हें किस बात की जल्दी थी? लगता है कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी माँ। हाँ भाई, बड़े लोग हैं, दिन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज बहू की वजह से सब सही हो गया। पर बहू है कहाँ? पिंकी घर से दूर भागते भागते अपने रूप में वापस आ जाती है। उफ, बाल बाल बच गई आज तो।